हेलो, की पॉइंट्स ऑफिशियल एजुकेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने प्राचीन भारत की ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियों पर चर्चा की थी। आई थिंक आपने अब तक वो वीडियो देख लिया होगा। और अगर आप इतिहास की या प्राचीन इतिहास की तिथियों को क्रमिक रूप से पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखना शुरू करें। अदरवाइज आप इसे इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। उस वीडियो की जो पीडीएफ है और इस वीडियो की भी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सारे वीडियोस और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो स्लाइड है जिसे आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। इसमें एक साथ 2-3 प्रश्न हैं जिनका लगभग एक ही उत्तर होता है। शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? साथ ही साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 78 ईस्वी। क्योंकि जब कुषाण वंश के एक सबसे प्रमुख शासक कनिष्क का राज्यारोहण हुआ तभी से शक संवत आरंभ हुआ था। साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न और है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं उन्हें हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो राजा कनिष्क के शासनकाल में अर्थात प्रथम ईस्वी में हुआ था। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है कनिष्क। कनिष्क से मिलता जुलता शब्द है इश्क। अब इश्क हो गया है किसे? इस ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस को इश्क हो गया है और किससे हो गया है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के रहस्यों को जानने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये जो ऑक्टोपस है ये 7 महाद्वीपों की यात्रा कर रहा है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? जी नहीं। आप क्या करेंगे? आप शक करेंगे। और इस स्टोरी में हमारी ये तीनों जो तथ्य हैं ये एक साथ कवर हो जाते हैं। शक संवत, कनिष्क और बौद्ध संगीति। तो हमारा उत्तर क्या है? शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ या कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? तो 78 ईस्वी में, क्योंकि 7 महाद्वीप होते हैं और ऑक्टोपस की होते हैं 8 पैर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इन ऐतिहासिक तिथियों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल की शुरुआत कब मानी जाती है? संगम दक्षिण भारत में तमिल कवियों की सभा होती थी जिसमें तमिल साहित्य की रचना की जाती थी। वैसे तो तमिल साहित्य की जब रचना हुई या जब संगम काल था उस समय दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य 3 प्रमुख राजवंश होते थे। लेकिन संगम साहित्य की रचना के लिए जिस राजवंश ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया वो था एक ही वंश जिसका नाम था पांड्य वंश। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब प्रथम जनसभा हुई थी तो उसमें गोलाकार बैठक व्यवस्था रखी गई थी। कुछ इसी प्रकार की बैठक व्यवस्था इन संगम सभाओं में भी रखी जाती थी। अब यहाँ पर हमारा ये जो एक है ये जुड़ जाएगा इस एक से और ये बैठक व्यवस्थाएं जुड़ जाएंगी शून्य के आकार से। सातवाहन वंश का अंत कब माना जाता है?
सातवाहन वंश का आरंभ कब हुआ था? सातवाहन वंश का आरंभ हुआ था 50 ईसा पूर्व में। तब हमने याद किया था कि 5 वाहन हैं जो एक साथ एक टायर पर चल रहे हैं। अब हम क्या याद करेंगे कि 25 वाहन हैं। कितने वाहन हैं? 25 वाहन हैं जो एक साथ एक टायर पर चल रहे हैं। पल्लव वंश का आरंभ कब हुआ? पल्लव वंश प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश हुआ है। और पल्लव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पत्ती। पत्ती भी कैसी? बिल्कुल नई नई पत्ती। तो पल्लव वंश का जहां भी जिक्र आएगा वहां हम उसको पत्ती के संकेत से दिखाएंगे। और क्योंकि 275 ईस्वी की बात हो रही है तो हमने कितनी पत्ती दिखाई है? 2 पत्ती। यहाँ है सप्ताह के 7 दिन। ये सप्ताह के 7 दिनों से हम ये बता रहे हैं कि जो पल्लव वंश के राजा हैं, जो आरंभिक राजा हैं, वो सप्ताह के 7 दिन सक्रिय रहते हैं और अपनी प्रजा के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। और क्या करते हैं? और वो अपने राज्य को हमेशा संगठित करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। अब सप्ताह के 7 दिन जुट जाएंगे 7 नंबर से, और मुट्ठी मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं तो यहाँ से हम जोड़ देंगे 5 नंबर। तो 275 ईस्वी। संगम काल का अंत कब हुआ? देखिए, संगम काल में 3 मुख्य संगम सभाएं हुई थी, मदुरई, कपाटपुरम और उत्तर मदुरई में। तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि 3 संगम सभाएं हुई हैं और सभी वही बैठक व्यवस्था गोलाकार रही है। 300 300 ईस्वी। गुप्त वंश का उत्कर्ष कब हुआ? देखिए, गुप्त वंश का जो आरंभ हुआ था वो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। पर गुप्त वंश का जो उदय हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के आरंभ के साथ। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी फनी ट्रिक बनाई है। यहाँ एक शब्द आया है गुप्त। गुप्त मतलब सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। गुप्त से हमें याद आता है गुप्तचर। और गुप्तचर को हम और क्या कह सकते हैं? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव की हमारे दिमाग में क्या इमेज बनी हुई है? डिटेक्टिव मतलब वो जिसने 3 पीस सूट पहना है और ब्लैक गॉगल लगाया है और कुछ इस तरह की हैट पहनी हुई है। तो 3 पीस सूट जुड़ेगा यहाँ पर। गॉगल, गॉगल की क्योंकि 2 आंखें होती हैं तो इसको हम जोड़ देंगे 2 से। और इस हैट की शेप जाके मिल रही है 0 जैसी। तो क्या हो गया? गुप्त वंश का उत्कर्ष कब हुआ? 320 ईस्वी में। समुद्रगुप्त का शासन कब आरंभ हुआ? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का बहुत प्रतापी शासक था, जिसे क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। जी हाँ। क्योंकि यहाँ भी बात हो रही है गुप्त वंश की, और गुप्त वंश की जहां भी बात होगी वहां हम कुछ इसी तरह का संकेत हम प्रयोग करेंगे। अब आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई थी। प्रयाग, प्रयाग में क्या है? त्रिवेणी संगम, है ना। और संगम में कितनी नदियां होती हैं? 3। और नदियां कहाँ जाकर मिल जाती हैं? सागर में। महासागर कितने हैं? 5। तो 3 पीस सूट 3, त्रिवेणी संगम में 3 नदियां, और महासागर कितने हैं? 5। तो समुद्रगुप्त का शासन कब आरंभ हुआ? 335 ईस्वी में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस वर्ष शासन ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
फिर से कौन आ गया? फिर से आ गया गुप्त वंश। और गुप्त वंश के लिए हमारा क्या संकेत है? यही थ्री पीस सूट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया कि उसे सातों महाद्वीपों और पांचों समुद्रों तक फैला दिया। ज्यादा हो गया? कोई बात नहीं, ओके। तो थ्री पीस सूट, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस पर शासन ग्रहण किया? 375 ईस्वी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? उत्तर है 399 में। अब फाहियान किस राजवंश के समय में भारत आया? फाहियान गुप्त वंश के शासनकाल के समय भारत आया था। तो वही गुप्त वंश का जो हमने संकेत बना रखा है अपना थ्री पीस सूट। अब गुप्त वंश तक तो ठीक है, पर गुप्त वंश में भी किस राजा के समय में वो भारत आया? तो आपने सुना होगा कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन थे? 9 रत्न थे। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में क्या बताया है, क्या ये बताया गया है कि भारत में उस समय बहुत अव्यवस्था थी, अराजकता थी, तो आप क्या उत्तर देंगे? नो। 3 थ्री पीस सूट जुट जाएगा 3 से, और नवरत्न 9 से, और 9 ये भी 9 से। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? 399 ईस्वी में। कुमारगुप्त का शासन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है 415 ईस्वी। देखिए, कुमारगुप्त के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अब हम इसका कुछ इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं इसको कि जब कुमारगुप्त का शासन आरंभ हुआ तब चारों दिशाओं से बौद्ध भिक्षु और दूसरे छात्र कुमारगुप्त के दरबार में पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्हें क्या पाना था? उच्च शिक्षा। और उन्होंने जाकर सम्राट कुमारगुप्त से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य में एक विश्वविद्यालय बनाएं और उसके लिए 5 गांव जितनी भूमि दान करें। ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ऐसा मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ। तो चारों दिशाएं 4, और ये जो पेन है इसकी जो शेप है वो दिख रही है 1 के जैसी, और हाथ मतलब 5। तो कुमारगुप्त का शासन कब आरंभ हुआ? 415 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय में हम इस तरह से अज्यूम करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार हैं और वहां पर 2 मुख्य विभाग हैं, जिसमें से एक का संबंध है हिंदू धर्म से और दूसरे का बौद्ध धर्म से। और साथ ही साथ हमें फिर से वो तथ्य याद करना है कि कुमारगुप्त ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क्या दिया था? 5 गांव दिए थे। तो चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार, 4, 2 मुख्य विभाग और 5 गांव का दान दिया गया था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 425 ईस्वी में। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय किस वर्ष लिखी? उत्तर है 499 ईस्वी। अब आपको यदि पता नहीं है तो पता होना चाहिए
कि आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है इसमें 4 प्रमुख अध्याय हैं और उन अध्यायों में किस चीज की चर्चा है? गणित। गणित में क्या होता है? अंक होते हैं, नंबर होता है, और नंबर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ऐसे। और दूसरा जो मुख्य विषय है वो है खगोल शास्त्र। अब खगोल शास्त्र को हम मुख्य रूप से किस तरह से जानते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और साथ में मिला लीजिए सूर्य को, तो क्या हो गया? 9 प्रमुख पिंड हो गए। तो 4 अध्याय, नंबर और 9 मुख्य ग्रह, 9 मुख्य पिंड, ये मिल जाएगा नंबर 9 से। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय किस वर्ष लिखी? 499 ईस्वी में। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? जैसे प्रथम जैन सभा जब हुई थी तब उसमें एजेंडा क्या था? एजेंडा था त्रिरत्न। और इस बार जो जैन सभा हो रही है उसका एजेंडा है पंच महाव्रत। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि द्वितीय जैन सभा में 12 अंग साहित्यों की रचना हुई थी। पंच महाव्रत जुड़ जाएंगे 5 से और 12 अंग साहित्य को जोड़ दिया जाएगा 12 से। तो उत्तर क्या हुआ? द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? 512 ईस्वी में। बादामी का चालुक्य वंश कब आरंभ हुआ? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सातवाहन वंश को और पल्लव वंश को। तो आया है चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश भी कहाँ का? बादामी का। यहाँ एक शब्द आया है बादाम। अभी मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी पुलकेशिन प्रथम के शासन के साथ। तो बादाम जो होता है वो क्या है? ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट, जब ऐसा सोच के चलते हैं कि पुलकेशिन प्रथम का राज्याभिषेक हो रहा है और जब भी हिंदू धर्म में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम प्रयोग करते हैं पंचमेवा का। पंचमेवा का एक बहुत जरूरी जो ड्राई फ्रूट है वो क्या है? बादाम। साथ ही साथ बनाए जाते हैं स्वास्तिक और पूजा हो रही है किसकी? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की। तो पंचमेवा जुड़ जाएगा 5 नंबर से। और स्वास्तिक की कितनी भुजाएं होती हैं? 4। और तीनों देवता त्रिदेव मतलब 3 नंबर। बादामी का चालुक्य वंश या पुलकेशिन प्रथम का शासन कब आरंभ हुआ? 543 ईस्वी में। अब फिर से पल्लव वंश आ गया है। सिंह विष्णु जो पल्लव वंशी से संबंधित थे उनका शासन कब आरंभ हुआ? हमने बात की थी कि पल्लव वंश को हम कैसे दिखाएंगे? पल्लव वंश को हम दिखाएंगे पत्ती से। और कितनी पत्ती है? पहले 2 पत्ती का एक छोटा सा प्लांट था, बेबी प्लांट था। अब उसमें कितनी पत्तियां हो गई है? 5। अभी भी वही है कि पल्लव वंश के जो राजा हैं वो 7 दिन सक्रिय रहते हैं और अपने राज्य को संगठित बनाने के प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले 2 पत्ती थी, मतलब बहुत छोटा प्लांट था, और अब उसमें 5 पत्ती हो गई है, मतलब अब धीरे धीरे वो जो पल्लव वंश है वो विकसित हो रहा है। तो 5 पत्ती, 7 दिन और 5 उंगलियां, उत्तर हुआ 575 ईस्वी। हर्षवर्धन ने किस वर्ष शासन प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन प्राचीन भारत के इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। हर्षवर्धन का जहां पे जिक्र होगा इस वीडियो में, हम हर्षवर्धन के लिए हमेशा आपको सबसे स्टार्टिंग में ही ये छत्र दिखाई देगा। हमने पहली वीडियो में भी चर्चा की थी कि छत्र स्टार्ट होता है हिंदी के 6 अक्षर से,
जो मिलता है 6 नंबर के साथ। तो ये जो छत्र है ये प्रतीक है सम्राट हर्षवर्धन के शासन का, उनके साम्राज्य का। और सम्राट हर्षवर्धन के विषय में हमने अक्सर एक बात सुनी है कि वो बहुत दान प्रिय थे, बहुत दान देते थे। और दान में हम अक्सर क्या देते हैं? मुद्रा, सिक्का। साथ ही साथ वो एक बहुत उदार राजा थे जो अपनी प्रजा का वैसे ही संरक्षण करते थे जैसे एक पेड़ क्या देता है? छाया देता है। तो छत्र का छ, सिक्का गोल है तो 0, और छाया, छाया ही शुरू हो रहा है छ से, तो ये भी जुड़ जाएगा छ से। इस वर्ष शासन आरंभ हुआ था हर्षवर्धन का 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किस वर्ष में पराजित किया था? हर्षवर्धन को दिखाने के लिए हमारा फिर से छत्र आ गया। और ये जो दूसरी जो हमारी पिक्चर है इसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी। सॉरी, इसे हम करेंगे जूम। अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ दिखाई दे रही है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा के जैसी है। अब हर्षवर्धन का राज्य कहाँ था? उत्तर भारत में। हर्षवर्धन की राजधानी थी कुछ इस जगह कन्नौज। और वो अपने राज्य का विस्तार कहाँ करना चाह रहे थे? नर्मदा नदी के दूसरी ओर दक्षिण भारत तक। लेकिन दक्षिण भारत में कौन था? दक्षिण भारत में था पुलकेशिन द्वितीय का शासन। और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी से आगे बढ़ने नहीं दिया था। अब ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी मुझे लग रही है मैथ के 1 नंबर के जैसी। तो छत्र जुड़ जाएगा छ से, नर्मदा नदी 1 से। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या कहा था कि आपको उत्तर भारत की ओर ही सीमित होकर रहना है, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा होगा खतरा। या हमने बिच्छू का चित्र लिया है। बिच्छू की 8 टांगे होती हैं, तो बिच्छू मतलब 8 नंबर। कब कब पराजित किया था हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को? 618 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन कब प्रारंभ हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन 630 ईस्वी में आरंभ हुआ। और इनका संबंध किससे था? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, इनका संबंध था पल्लव वंश के साथ। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि उन्होंने महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब ये 5 रथ मंदिर, हर रथ मंदिर समर्पित है एक पांडव को। 5 पांडव होते हैं, तो हर रथ मंदिर एक पांडव को समर्पित है। अब क्योंकि ये ऐसे वैसे रथ नहीं है, ये पांडवों के रथ हैं, तो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि हर रथ में 6 चक्र या पहिए हैं। तो 5 into 6 is equal to 30। अब 6 पत्तियां हो गई हैं पेड़ में, तो 6 और ये 30 मिल जाएगा इस 30 से। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन कब आरंभ हुआ था? 630 ईस्वी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? उत्तर है 630 ईस्वी। अब ये बहुत याद रखने वाला तथ्य है कि ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन।
वेनसांग क्यों आया था? वेनसांग बौद्ध धर्म के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं लेकर बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध धर्म और संघ, उनके संबंध में अपनी जिज्ञासाएं लेकर आया था। और कहाँ आया था? पूरी दुनिया में जैन धर्म के रहस्य को जानने के लिए निकला था। और पहुंचा कहाँ था? भारत। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो छत्र 6 से, त्रिरत्न 3 से और दुनिया होती है गोल। उत्तर है 630 ईस्वी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? अब सम्राट हर्षवर्धन का जिक्र आया है तो फिर से आ गया है हमारा छत्र। हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं और सम्राट हर्षवर्धन ने इन चारों ही पुरुषार्थों को साध लिया था। उसके पश्चात उनका जो उनकी जो कीर्ति थी, वो तो उनकी कीर्ति या उनकी आत्मा तो अमर हो गई थी, पर उनका जो शरीर था वो क्या हो गया था? सुप्त हो गया था। छत्र जुड़ जाएगा 6 से, 4 पुरुषार्थ जुड़ जाएंगे 4 नंबर से, और सुप्त जो होता है हिंदी में जो 7 होता है, 7 नंबर होता है, उसको हम कुछ लिखते हैं इस तरह, सप्त। तो सप्त मिलता जुलता है सुप्त से, तो ये सुप्त जुड़ जाएगा 7 के साथ। चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया था? चीनी यात्री इत्सिंग। अब इत्सिंग के नाम के साथ हमने किया है थोड़ा सा फन। कैसे? देखिए, शब्द है इत्सिंग। इत्सिंग का हम बना देते हैं इट सिंग्स। क्या बना देते हैं? इट सिंग्स। अब जब हम कहते हैं इट सिंग्स, मतलब ये गाता है। कौन गाता है? भंवरा गाता है। कौन गाता है? भंवरा गाता है। क्या गाता है? सरगम गाता है। और कहाँ गाता है? नालंदा में गाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में गाता है। तो भंवरा एक इंसेक्ट है और ज्यादातर इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। सरगम में 7 सुर होते हैं और नालंदा में 3 मुख्य अक्षर हैं, न, ल और त। इसको हम जोड़ देंगे 3 नंबर से। तो चीनी यात्री सिंह भारत कब आया था? 673 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन कब आरंभ हुआ? पल्लव वंश के अब तक हम 3 राजाओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की, जो किससे संबंधित थे? पल्लव वंश से। हमें यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी हमने नरसिंह वर्मन के विषय में पढ़ा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नरसिंह वर्मन ये वही नरसिंह वर्मन है जिन्होंने महाबलीपुरम में शूर मंदिर बनवाए, सॉरी, महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए थे? तो आप क्या उत्तर देंगे? नो, नो, ये वो नरसिंह वर्मन नहीं है जिन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए थे, बल्कि ये वो नरसिंह वर्मन है जिन्होंने महाबलीपुरम में शूर मंदिर बनवाए थे। और एक बात दोनों में कॉमन है कि ये भी अपने राज्य को सुगठित करने में हमेशा लगे रहते थे। तो 6 पत्ती, 6 नंबर, 9 9 और 5 उंगलियां 5। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन कब आरंभ हुआ? 695 ईस्वी में। अब आ गए हैं हम अपने वीडियो के लास्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिस्ट्री डेट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस आगे भी प्रोवाइड कराती रहूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो यूजफुल लगी है तो शेयर करें
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो के प्रैक्टिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।